नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। हिंदुस्तान का चुनाव हो और धार्मिक आधार पर नेता लोग उसके ध्रुवीकरण की बात न करें, ऐसा कैसे हो सकता है? जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा तब तक भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया लगता है पूर्ण ही नहीं होगी। हर बार के चुनाव में इस बार भी हिंदू मुसलमान का मुद्दा सामने आ गया है। जब बात विकास की होनी चाहिए, जब बात रोजगार की होनी चाहिए, जब बात आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनको बेहतर जीवन, उनको बेहतर एक जीवनचर्या देने की बात होनी चाहिए, उस वक्त हमारे नेता हिंदू और मुसलमान तलाशते हैं। ये तलाशते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कहाँ अली हैं और कहाँ बजरंग बली हैं, और किसको वोट देने से पाप मिलता है, किसको वोट नहीं देने से आपको पाप नहीं मिलेगा, किसको वोट देने से पुण्य मिलता है। ये सब भी हमारे नेता लोग आपको खूब बताते हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? भारतीय लोकतंत्र में ये धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिशें क्यों होती हैं? क्या ये आपकी क्या नेताओं की जीत को ये आसान करता है? क्या विकास पर किए गए मुद्दे और आपकी ज़रूरत और आपके लिए जो मुद्दे उठने चाहिए, उन मुद्दों को दबाने के लिए नेता लोग इस तरह के मुद्दे उठाते हैं? मायावती को ये अपील क्यों करनी पड़ी कि मुसलमानों एक हो जाओ, कांग्रेस बीजेपी से लड़ नहीं सकती, सिर्फ वही हरा सकती हैं बीजेपी को? मायावती को ये अपील क्यों करनी पड़ी? क्यों योगी आदित्यनाथ को ये कहने पड़ा कि अगर आपके पास अली हैं तो हम पर बजरंग बली हैं? क्यों साक्षी महाराज को ये बात कहनी पड़ रही है कि अगर उनको वोट नहीं दोगे तो पाप के भागी होगे और आपको पाप लग जाएगा? मेनका गांधी जैसी पढ़ी लिखी फॉरवर्ड पॉलिटिशियन जो बहुत पुरानी नेता हैं, उनको ये क्यों उन्होंने कहा कि मुसलमानों को वो काम नहीं दिलाएंगी, नौकरी भी नहीं दिला सकती क्योंकि वो उनको वोट नहीं देते हैं? आखिर इसका इलाज क्या है? चुनाव आयोग जो कार्रवाई करता है, कार्रवाई के नाम पर इतनी सतही एक्शन होते हैं कि नेताओं पर उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो फायदा उनको चाहिए होता है चुनाव के समय वो वोटों की फसल के रूप में वो काट लेते हैं। बाद में चुनाव आयोग के इन्हीं मामलों पे सरकार चुनाव खत्म होते ही या तो फाइनल रिपोर्ट लगती है या मामला खत्म कर दिया जाता है। चुनाव आयोग अपने ही द्वारा की गई कार्रवाई पर कभी किसी पर एक्शन नहीं ले पाता, ना किसी पर कोई एग्जाम्पलरी एक्शन का कोई उदाहरण मौजूद है। आखिर ऐसे नेता लगातार इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? चुनाव आयोग इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? और क्या होना चाहिए? आप दरअसल आपके पास जो विकास के मुद्दे हैं, जनता उस पर इन नेताओं को इन पे बात क्यों नहीं करती है? हर बार जीत आसान करने के लिए मामला हिंदू मुसलमान क्यों हो जाता है? जरा सुनिए हमारे नेताओं की बोली भाषा, इसको समझिए, फिर इस डिबेट के जरिए हम आपकी आंख खोलेंगे कि आपकी आने वाली नस्लों को एक अच्छा हिंदुस्तान चाहिए या हिंदू मुसलमान चाहिए। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। कांग्रेस को अली पर, सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। अली और बजरंग में झगड़ा मत कराओ, मत कराओ। मैं तो एक नाम दिए देता हूं, बजरंग अली। कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी। ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है तो ये है वक्त। तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ। समझ गए आप लोग? तो इसलिए जब आप मेरे ही हो तो क्यों नहीं मेरे ही रहो। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी होगी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। जब मैं दोस्ती के हाथ लेकर के आई हूँ, आखिर यहाँ हिंदुस्तान के नागरिकों से ही दोस्ती का पैगाम लेकर आई हूँ। क्या भारतीय मुसलमान या कुछ ऐसा कोई मसला है, कोई बंटवारा हो गया है कि दोस्ती का पैगाम लेके? मेनका गांधी जैसी सिंसियर और पढ़ी लिखी मंत्री अगर इस तरह की बोली भाषा बोलें, मायावती जैसी बहुत अनुभवशील नेता अगर मुसलमानों के एक होने के कह रही हैं, तो आखिर हमारे नेता धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण क्यों चाहते हैं? उन्हें क्यों लगता है कि ये बहुत आसान है? और आप जैसे वोटर्स किस तरह नेताओं के झांसे में, किस तरह के नेताओं के जाल में और उनके बहकावे में आकर किस तरह से आप अपने मुस्तकबिल के साथ खेल रहे हैं?
वर्तमान दौर में चल रही लोकतांत्रिक प्रक्रिया, चुनाव और प्रचार के तरीके, नेताओं के हमले इसका उदाहरण है। सबक आपको सीखना है। इसलिए मैंने आज एक बड़ी डिबेट आमंत्रित की है। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं, प्रभाकर पांडे कांग्रेस से हैं, मतीन खान मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हैं, असीम वकार MIM से हैं, राजकुमार सिंह जी उत्तर प्रदेश के बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, DR साहू साहब भी मेरे साथ इस डिबेट में हैं, अशोक सिन्हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ विचारक हैं, रविदास मेहरोत्रा पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, विनोद बंसल जी नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं विश्व हिंदू परिषद के। बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। संजीव मिश्रा, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं मेनका गांधी, हम उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके वो ये बात कहें कि मुसलमानों को वोट देना है तो उनके पास आना पड़ेगा, और अगर मैं मुसलमानों को नौकरी नहीं दिलाऊंगी, महात्मा गांधी की मैं छठी औलाद नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं वैसा नहीं कर सकती। किसी धर्म विशेष को लेकर इस तरह के बयान के पीछे के मकसद क्या हैं और मेनका गांधी ने ऐसा क्यों किया? देखिए, 2019 का जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, इसमें शुरुआत से ही जिस तरीके से लोगों ने बयान दिए हैं तो उनको भी देखना पड़ेगा। और 2014 का लोकसभा, जिसमें सारे राजनीतिक दल कह रहे थे कि अगर मोदी जी आ जाएंगे तो मुसलमान कहाँ रह जाएंगे, कहाँ रहेंगे, ये जो धमकाने वाले काम थे ये 2014 से चल रहे हैं। और 2014 में जब इन मुसलमानों से ये बात कही, सारे राजनीतिक दलों ने कही, तो एक 5 साल की सरकार हमारी चली, और 5 साल की सरकार में सुरक्षित कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करे। और मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों को तो कम से कम सबसे ज़्यादा तरजीह मिली। जिस तरीके से आज़ादी के बाद ट्रिपल तलाक का मुद्दा था, इनकी जो अल्पसंख्यक महिलाएं थीं उनको कितना परेशान किया गांधी ने इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दिया? हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, पूरा अगर उनका बयान आता तो स्थिति साफ हो जाती। उन्होंने तो बहुत साफ बात कही है कि हम तो सुल्तानपुर आए ही दोस्ती का पैगाम लेकर के हैं, और दोस्ती के पैगाम के कारण आप हमारा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। मुद्दा ये था। लेकिन तो क्या मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता? खुलकर बताओ ना। अगर देखिए भारतीय जनता आपको ऐसा डर क्यों लगता है? भारतीय जनता पार्टी ने तो सबका साथ और सबका विकास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को तो सभी वोट करते हैं। हाँ, कुछ कट्टरपंथी हो सकते हैं जो इस तरीके की बातें सोचते हों, और मुझे लगता है कि वो देश हित के लिए, देश हित में के लिए वो अपनी बात नहीं रख रहे। और लेट असीम वकार, इस तरह के स्टेटमेंट्स के पीछे कौन सी मानसिकता काम करती है? और दूसरा, मायावती की भी कौन सी मानसिकता है कि वो कह रहे हैं कि मुसलमानों एक हो जाओ? कौन सा खतरा है मुसलमानों पे? नहीं, देखिए, खतरा तो है। मैंने कल भी आपके यहाँ बोला था कि जितनी मॉब लिंचिंग इस 2014 से 19 के बीच में हुई हैं और जो दहशत पैदा की गई है वो इससे पहले कभी नहीं हुई। आदमी डरता है। अभी किसी भी मुसलमान से या किसी हिंदू ही से कह दीजिए कि वो 1 किलो मुर्गे का गोश्त लेकर उन्नाव चला जाए मोटरसाइकिल से, आदमी नहीं जाएगा। ये हालात पैदा कर दिए गए हिंदुस्तान में। तर इसको आपको देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की सरकार वर्ग विशेष की है, धर्म विशेष की है, जाति विशेष की है। और मैं समझता हूँ जिस तरह का बयान मेनका गांधी ने दिया है, उसके जवाब में सिर्फ एक बात कह दूं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इनके खिलाफ FIR हो, इनको चुनाव लड़ने पे रोको। ये नहीं लड़ सकती चुनाव। जो लोग ये कह दे कि इनको नौकरी देंगे, इनको नौकरी नहीं देंगे। नहीं, मंत्री नौकरी वैसे देता नहीं है। नौकरी तो तय प्रक्रिया के आधार पर मिलती है ना। मंत्री कहाँ नौकरी देता है? तो भी मोदी जी बताएं इनको कि किसके कहने पे कह रही है ये बताना पड़ेगा, ये तो जानना पड़ेगा। मेनका गांधी जी की तो मैं समझता हूँ कि FIR होना चाहिए इसके ऊपर। और चुनाव आयोग FIR से क्या फर्क पड़ता है नेताओं को? अभी चुनाव खत्म हो गए, FIR रद्द हो जाएगी, एक्शन कहाँ होता है? नहीं, एक्शन होना चाहिए इनकी। तो मैं समझता हूँ कि इनका चुनाव कैंसिल होना चाहिए, ये चुनाव लड़ने के लायक नहीं है। अच्छा, मेनका गांधी ने बुरा किया, मायावती ने जो कहा वो ठीक किया। मायावती जी ने क्या कह दिया? उन्होंने कहा मुसलमानों एक हो जाओ, कांग्रेस लड़ नहीं सकती बीजेपी से। इस तरह की अपील एक कम्युनिटी विशेष से करना, इज इट जस्टिफाइड? भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरान, अभी मैं संजीव बालियान की स्पीच दे दूंगा आपको, सुनिएगा उसको। वो एक कमरे में बैठकर सोफे के हत्थे पे खड़े होकर बोल रहे हैं। उनकी स्पीच सुन लीजिए तो मैं समझता हूँ कि आदमी के कान वान से धुआं निकलने लगेगा। इस तरह की स्पीच है। तो ये जो मानसिकता हो रही है कि आपने हमें गाली बकी, तो जवाब, रिएक्शन तो होगा सर, पलट कर जवाब तो आएगा। आप अगर अपने लोगों से कहेंगे इकट्ठा हो जाओ, तो हम भी कहेंगे अपने लोगों से इकट्ठा हो जाओ। आपको अगर हिंदुस्तान में धर्म विशेष की राजनीति करना है, आप कहते हैं इनका वोट हमें नहीं चाहिए, हमें इनका वोट चाहिए, तो हम भी कह देंगे कि हमें इनका वोट चाहिए, इनका नहीं चाहिए। ओके, विनोद बंसल साहब भी मेरे साथ इस डिबेट में है, विश्व हिंदू परिषद के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। बंसल जी, मुसलमानों से क्या समस्या है भाई? खुलकर संवाद होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है?
नहीं, संवाद करने से पहले ये कहना कि किसका वोट नहीं चाहिए, जो अभी आपके पैनलिस्ट कह रहे थे कि भाई आपका हम भी वोट कह नहीं देंगे चाहिए। कि एक मिनट, बीच में ना हमें बोलो, इसका उनकी वोट अपनी चाहिए, बात इसका करने नहीं चाहिए। दें। एक बार बोल दो आप भी, नहीं आप बोलिए बंसल जी, बोलिए। नहीं बोल दो आप भी, बोल दो कि किसका वोट नहीं चाहिए। मैं तो वोट देता ही नहीं, खैर आपको वो तो क्लियर है, वो तो उसमें तो भूल जाओ आप, वो चाहिए या नहीं चाहिए वो अलग बात है। आप लेकिन अगर लेकिन वोट बात देंगे ये है कि तो आप आपका जो वोट राजनीति चल रही है, निकाल कर तो बाहर वो फेंक एक- देंगे। आपका वोट चाहिए नहीं। आप अगर वोट दे देंगे तो पूरी मशीन गंदी हो जाएगी, वो इसलिए आपकी आपका औकात वोट नहीं है। निकाल कर वो- फेंक देंगे। वो आपकी औकात नहीं है कि ईवीएम में से कोई नहीं, वोट नहीं, निकाल ऐसी के फेंक दे, नहीं। वो तो हीरो आपसे बड़ी औकात है हमारी। वो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। आप हैसियत Anyway, औकात खैर, वो पर विषय रहिएगा नहीं है। नहीं, अभी क्योंकि अभी अगर debate आपको को औकात की बात disturb करना है मत तो करो। औकात की बात कर ली जाएगी। आप डिबेट आप बोलने दीजिए बंसल साहब को। पहले चलो, कोई राउंड बात में नहीं, वो हो जाएगी, कोई वो- किसी को वो इंटरप्ट ना तुम करे। लोगों के पास जाकर- पहले राउंड का थंब रूल है, कोई किसी को इंटरप्ट ना करे, अपनी बात कहें। बंसल जी बोलिए आप। हाँ विजय जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये जो राजनीति की जो एक गिरता हुआ स्तर है, वो चाहे किसी की तरफ से हो, मैं किसी एक राजनेता की बात नहीं करता, जैसे इन्होंने एक को बचा लिया, दूसरे को लपेट दिया, ये किया वो किया, ये राजनेताओं का खेल है। लेकिन मैं कहता हूं कि देखिए ये राजनीति इस तरह की नहीं होनी चाहिए। निश्चित रूप से किसी मतपंथ संप्रदाय के आधार पर वोट मांगने की जो प्रवृत्ति है, ये देश की ये जो देश की जो डेमोक्रेसी है उसको कहीं ना कहीं खंडित करता है। और ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही है, लेकिन देश की ये संस्कृति का भी हिस्सा नहीं है। देखिए, लेकिन क्या है, ये शुरू से ही पिछले 70 सालों में जिस तरह से गढ़ा गया, उसको ही नेता ढूंढते हुए चले आ रहे हैं। उसमें बदलाव आया है निश्चित रूप से। जो जातिगत आधार पर जिस तरह का भेदभाव होता था और जिस तरह से खुलेआम ही कहता था कि मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण को ही वोट दूंगा, मैं मुसलमान हूं तो मुसलमानों को वोट दूंगा, और मस्जिदों से अनाउंसमेंट होते थे, आपको देखा होगा पिछली बार जामा मस्जिद, अब इस बार तो जो जामा मस्जिद के शाही इमाम बेचारे वो खड़े खड़े तरस रहे हैं, कोई मेरी तरफ आता नहीं यार, एक टीवी चैनल नहीं आया, न कोई राजनेता आया, नहीं तो ज्यादातर आपको राजनेता क्या जाके लगता गोल है टोपी कि लगा के हरा गमछा मायावती डाल करके हो, वहाँ पर आपको योगी जी देखा वो हो, नजर आते थे। या फिर आजम खां हो, या फिर मेनका गांधी हो, इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं देखिए, वो तो चुनाव आयोग कर ही रहा है, चुनाव आयोग के नोटिस में है। मैं कहता हूं इन सबसे ज्यादा खतरनाक कार्रवाई तो वहां होनी चाहिए ब्रजेश जी, जो कि देश की संप्रभुता पर चुनौती ले रहे हैं और देश की संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। आप देखिए, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, या उमर अब्दुल्ला हो, या और पीडीपी के और बाकी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हो, आप मुझे बताइए, देश की संप्रभुता पर सीधे सीधे हमला कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि देश के टुकड़े कर देंगे हम लोग, और ये भारत के मुसलमानों और ये भारत के लोगों, आप समझ जाओ। सर यही बात तो मैं नहीं समझ पाया कि जब सब कुछ पता था तो बीजेपी ने पीडीपी के साथ मिलकर सरकार क्यों चलाई? ब्रजेश जी वो बीजेपी से पूछेगा। मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि मैं ये पूछना चाहता हूँ, देखिए 1999 में आपको याद होगा, 1999 में जब बाल ठाकरे का वोटिंग राइट 6 साल के लिए छीन लिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने किसी मुसलमानों के बारे में चुनाव सभा में कुछ बोल दिया था, जब वो किसी राजनीतिक दल से संबद्ध भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका वोटिंग राइट छीना जा सकता है। तो मैं कहता हूं ऐसे अलगाववादी नेताओं का वोटिंग राइट क्यों नहीं छीन देना चाहिए? उनको हमेशा के लिए भारत की नागरिकता से क्यों नहीं वंचित कर देना चाहिए? इसको हम अलग आगे बढ़ाएंगे। मतीन खान मुस्लिम लीग के को चैलेंज कर रहे हैं। मतीन खान मुस्लिम लीग के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आप मुझे बताइए मतीन साहब, वोट देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या हिंदू मुसलमान का ध्यान रखना चाहिए, या अपने मुस्तकबिल को ठीक करने के लिए हमें विकास के मुद्दों पर वोट करना चाहिए? वोट देते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, पहले से जो टेम्पर था वो उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, थोड़ा सा नहीं बहुत सा चेंज आया है। ये जो आज मेनका गांधी जी जो इस तरह की दहशत ज़दा हैं, ये सिर्फ इसी के नतीजा है कि वो वहाँ पर अपनी खिसियात मिटा रही, कि उनको लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग समथिंग, जा रहा है। बिल्कुल, ये फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन इस बात की अलामत है। और देश अब उस डैशिंग लीडर की तरफ आ रहा है, जो लीडर आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा टाइम तक के पार्लियामेंट का मेंबर हैं, उससे कहीं ज़्यादा सीनियर मोस्ट है, उससे कहीं ज़्यादा तालीम याफ्ता है, उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी वाला है राहुल गांधी। पर ये बीजेपी और मुसलमानों के बीच दूरियां क्यों जब हैं? ये चीज एक बीजेपी निकल के आई है। नहीं, आप राहुल के लिए इतनी मोहब्बत उड़ेल रहे हैं, मैं समझता हूं, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि ये जब चुनाव आता है तभी हिंदू मुसलमान के मुद्दे क्यों आते हैं? नहीं, अब इससे ऐसे हालात बनाए गए हैं चुनाव में। अब देखिए कि ये पूरे 5 साल के अंदर आज़ाद भारत, मुझे याद है कि कोई तारीख ऐसी नहीं है कि जिस तरह से दलितों के ऊपर 2 अप्रैल को इस कदर अत्याचार किया। आज़ाद भारत में ऐसी तारीख नहीं मिलेगी कि दलितों के साथ अत्याचार किया। आज़ाद भारत के अंदर मुसलमानों को
जिस तरह से यहाँ पे भारत मॉब का लिंचिंग विभाजन करके मुस्लिम लीग ने नहीं दहशत किया। किया गया, वो कह रहे हैं 2 उसी किलो गोश्त दहशत मतलब से 2 किलो RDX उसी है। दहशत से ये दहशत में आ गए। हाँ। मुसलमान तो वाकई में हालात बड़े ख़राब थे, नाखुशगवार हालात थे, उसकी वजह से बहुत दहशत सा, मगर वो दहशत अब ट्रांसफ़र हो गई भाजपा के लोगों में, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि अभी कैराना उधर के जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ ज़मीन खिसक रही है। क्या बात। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरह का देखिए, काम जो कर रहे हैं? लोग, मैं तो कहता क्या हूं कोई कार्रवाई भी होनी मेरा चाहिए? पार्टी का भी लीडर हो और अगर किसी तरह से धर्म विशेष की बात करे, किसी तरह से इस तरह की बात करे, उस पर कतई कार्रवाई करना चाहिए, उसको जेल में होना चाहिए। जब तक के कानून सख्त नहीं होगा उनको सजाएं फौरन नहीं मिलेगी, जब तक इस तरह से नफरत फैलाते रहे। ये बात क्या मायावती पर भी लागू है? पॉलिटिकल पार्टी नहीं, मायावती पर भी पॉलिटिकल लागू है। पार्टी के फ्लैग भी कह रही है, हाँ। मुस्लिम लीग को कह रहे हैं कि साहब ये जो है वायरस है, अरे दिमाग में खन्नास घुस गया है, दिमाग इनके खराब हो गए, सठिया गए हैं ये लोग, सत्ता जा रही है, सठिया गए हैं बिल्कुल। चुनाव आयोग को चाहिए कि ऐसे राहुल जी का लोगों भी को पूछ लीजिए। बिल्कुल भारत में इलेक्शन विभाजनकारी लोग लड़ने से बिल्कुल वंचित दूसरों कर को देना उपदेश चाहिए। दे रहे हैं। किसको? जो भी लोग इस तरह से, खास करके योगी जी ने जिस अंदाज में कहा है, उनको बाकायदा जो है तो मायावती ने उसपे जो कहा उस पे बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। योगी जो जी- भी योगी जी कहें, मायावती अच्छा, कहें, साक्षी या महाराज गांधी कह रहे हैं, कहें, पाप लग जाएगा। साक्षी महाराज जो कह रहे हैं आज, हाँ। आज जिस अंदाज में उन्होंने जो धमकाया। धमका रहे हैं, वो उनको खुद समझ में आ रहा है तो क्या करना कि वहां की जनता ने उनको बिल्कुल अपने ठेंगा दिखाने के लिए खड़ी हो गई। ऑलराइट, राजकुमार सिंह जी, आप मुझे बताइए सर, आप तो बहुत लंबे समय से उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता कर रहे हैं, ये अचानक चुनाव के वक्त ही हिंदू मुसलमान के मुद्दे क्यों इतने ज्यादा गर्म हो जाते हैं? हम विकासपरक मुद्दों पे चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं हमारे नेता लोग? क्या ये बहुत आसान होता है कि इस तरह से सेंटिमेंट्स को उभार कर वोट ले लेना? बिल्कुल ब्रजेश जी, आप जो ये बात कह रहे हैं कि ये बहुत आसान होता है सेंटिमेंट्स को उभार के वोट हासिल करना। पहले जातियों में आप देखिए, जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में आप देखिए ज़्यादातर नेता अपनी जाति से जो बहुलता वाले क्षेत्र होते हैं वहीं लड़ते हैं, और उसको काउंटर करने के लिए फिर धर्म की बात आती है। इस बार यूपी का चुनाव अगर आप देखें तो गठबंधन समाजवादी पार्टी और बीएसपी का होने के बाद ये बिल्कुल बीजेपी और गठबंधन के लिए जीने मरने का सवाल हो चुका है। करेक्ट। आप मायावती को ये बयान देने की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो भी एक दूसरा फैक्टर है। उनको लगता है कहीं मुसलमान कांग्रेस की तरफ चले गए तो नुकसान हो जाएगा, वो बयान कांग्रेस को देखते हुए दिया गया। सर, पर मैं क्या मानता हूं कि मुसलमानों की अगर आपको इतनी फिक्र है तो ये देखिए कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनके बच्चों को कोई रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मुसलमानों की माली हालत क्या है, उनके अपने जो रिपोर्ट आई थी सच्चर कमेटी की, दलितों से भी बदतर हालत है। इसके अपलिफ्टमेंट की बात ना करके ये कहना मुसलमानों एक हो जाओ, ये तो बिल्कुल, और खास तौर से इससे ये ज्यादा खराब कहना बात क्या हो सकती कि है? मोदी को हटाने के लिए एक हो जाओ, ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा होता है, और इस चुनाव में यही देखने को मिल रहा है। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, जो ये बयान आया मेनका गांधी का, अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, आज से 10 साल पीछे, तो 2009 में मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने पीलीभीत में इसी तरह का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल बयान दिया था, और जो अभी बात हो रही, FIR भी हुई थी, वरुण गांधी गिरफ्तार भी हुए थे। लेकिन आप देखिए, चुनाव होने के बाद मुकदमा चलता रहा और 2013 में वो बरी हो गए, मतलब उस पर कोई परसुएशन नहीं हुआ उसके बाद। नहीं, आज चुनाव आयोग का आप ट्रेंड देखिए तो FIR तो करा देते हैं, बाकी और उसके जैसे ही बाद आचार संहिता खत्म हुई कोई पूछता उनका नहीं रूल चुनाव खत्म हो आयोग जाता को, है। तो लोगों में बिल्कुल इसलिए कोई डर नहीं है कोई इनका। डर नहीं है नेताओं में। उन्हें पता है कि वो जो बोल रहे हैं उसकी वजह से उनके वोट पर असर पड़ेगा, चुनाव खत्म हो जाएगा, बात आई गई हो जाएगी। और इस तरह के जो बयान आ रहे हैं इसी को देखते हुए आ रहे हैं, चाहे वो योगी जी का बयान हो, मायावती जी का बयान हो, और अभी मेनका गांधी ने जिस तरह से वहाँ पर बोला, आप देखिए सीधे सीधे धमकी है ना एक तरह से, अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो फिर बाद में काम के लिए मत आइएगा। कोई वोटर से अगर इस तरह से बोल रहा है तो इस पर तो बहुत एक्शन होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ऐसा प्रभाकर करता पांडे, नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है कि हम वास्तविक मुद्दों पर चुनाव न लड़के हमारे नेता इन मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, किसको नौकरी हम दिलाएंगे, किसको नहीं दिलाएंगे, किसके अली हो गए, किसके बजरंग बली हो गए। मैं हैरान हूं कि 70 साल हो गए हम लोग को आज़ादी हासिल किए हुए, और भारत का संसदीय लोकतंत्र बहुत मजबूत है, लेकिन फिर भी हमारे नेता जनता को किस तरह से बरगला रहे हैं, हर पार्टी उसमें सम्मिलित है, इसको कैसे हैंडल किया जाए? मिश्रा जी, पहली बार की बहुत साधुवाद आपको कि आपने इस बिंदु पर डिबेट रखा, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था, है भी। मेरे अंदर बात कई दिनों से चल रही थी, तो हमको लगा कि मिश्रा जी होता है डिबेट करावें। सबसे बड़ी बात क्या इसमें है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। जिसके पास स्वयं की प्रज्ञा नहीं हो, किसी पार्टी, किसी संगठन, किसी दल की बात मैं कर रहा हूँ, और जो भी नेता इस तरह के बयान दिए हैं वो उनका जो है इस समय से नहीं, पूर्व काल से
एक इनकी प्रवृत्ति बन गई है। इसका मुख्य उद्देश्य शब्दों का अभाव, विचारों की शून्यता, सर्वधर्मिता का ब्लैंकनेस। ये कौन सी बात हो गई? क्यों बातें करते हैं आप? क्यों कहीं मायावती ने कि मुसलमान हम वोट दो? और इसकी शुरुआत किसने किया मिश्रा जी? ध्यान से समझिएगा। जब 2 सीट बीजेपी पा रही थी, जब जनसंघ का दीपक चुनाव था, ये जो है ये भाजपा की देन है। सबसे पहले भाजपा ने अपने लोगों का हिंदू हृदय सम्राट, मुसलमानों नहीं किया है कि मुस्लिम हृदय सम्राट, कहीं नहीं पढ़ा। 25 साल हो गया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपकी पार्टी में इमरान मसूद हैं, वो तो बोटी बोटी करने की बात करते हैं। नहीं, ये आप इमरान मसूद को भी समझाते हैं? नहीं मिश्रा जी, अगर मिश्रा जी, अगर इमरान मसूद ने कहा था, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, वो उस इमरान मसूद का अपनी चेतना स्तर है, उस बात को मैं खारिज करता हूं। तो सर यही चेतना स्तर योगी जी का भी होगा, यही चेतना स्तर मेनका गांधी का भी होगा। मैं मिश्रा जी कांग्रेस की राजनीति करने के साथ साथ बहुत मैं स्पष्ट और बहुत सोच समझ के कह रहा हूं कि पुष्ट भारत के लिए, स्वस्थ भारत के लिए और एक प्रभावशाली भारत के लिए किसी भी राजनीतिज्ञों का ये बयान देना अति दुर्भाग्यपूर्ण है, चाहे जिसने भी कहा हो। पर मेनका गांधी जैसी लीडर जब ये कहती हैं कि हम मुसलमानों का काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें वोट नहीं देते हैं। मिश्रा जी रुकूंगा मैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ना हो। ऐसा है कि भाजपा का जो समाज में भाजपा ने अपने आप को स्थापित किया है कि राम मेरे धरोहर हैं, मैं राम राज की स्थापना करूंगा, मैं ईश्वर का भक्त हूं, बजरंगबली का उपासक हूं, जो भाजपा ने किया है। नहीं सुने बंसल जी, क्षमा चाहता हूं, बहुत आप प्रखर प्रवक्ता हैं, सुनिए, बहुत प्रवक्ता आपके पास है, बहुत श्रेष्ठता है, आपकी वरीयता को मैं प्रणाम करता हूं कि बात सुन लें। क्या कहना है इनका? मन से एकम, वच से एकम, कर्ण एकम महात्मा। ये कहते मैं महात्मा हूँ, मेरी मन एक है, वाणी एक है, कर्म एक है। ये मन की बात सुनाए भारतवासियों को आकाशवाणी के माध्यम से। भारतवासियों ने कंडम अशोक सिन्हा जी, सुन ले, क्षमा चाहता हूँ, मन की बात सुनाए, मन से कम, फिर कर्म की बात सुनाए, टॉयलेट का सीटें गायब है, खाली वो लग रहा है गोमती की तरफ। सुनिए, फिर अब सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए बंसल जी, आप पीछे बोलिए मत, आपकी जो है ठीक नहीं है, आप प्रखर है, आप बंसल जी प्रखर है। क्या नीति है? सुनिए, राम मंदिर चाहती है? नहीं, मेरी बात सुनिए भाई, अपनी वाचालपन, सुनिए बंसल जी, अपनी वाचालपन से जरा मुक्ति पाइए थोड़े समय के लिए। अब इनकी वाणी की बात आई है, सुनिए मिश्रा जी। प्रभाकर जी कंप्लीट करिए। हाँ जी, बोले मत। मन एक हो गया, मन की बात सुनाए आकाशवाणी से, कर्म की बात सुनाए सतही स्तर पर। अब ये वाणी की बात क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी अपने पिता अशोक सिन्हा जी, प्लीज प्रभाकर जी अगली बारी के लिए कुछ बचा लीजिए। ऑलराइट, अशोक सिन्हा जी और राहुल गांधी धार्मिक आधार पर वो हमारे नेता हमको हिंदू मुसलमान में क्यों बांटना चाहते हैं? भाई जवाब दूंगा बंसल जी, बड़ा सौभाग्य है कि आप डिबेट पर आए हैं बंसल जी, आपको जवाब दूंगा। बहुत दिन से कर रहा हूँ आपको मैं, बहुत दिन से आपको सुन रहा हूँ। शांत हो जाइए, आज मैं दूंगा, आज आपको संतुष्ट कर दूंगा बंसल जी, बड़ा आपका सुना हूँ डिबेट में। ऑलराइट, आप दोनों तसल्ली रखिएगा, एक दिन मैं सीपरेट संस्कृत पर आयोजित करूंगा, एक दोनों को जवाब देना। अशोक सिन्हा जी, मुद्दे तो होने चाहिए जनता की समस्याओं पर, जन सरोकार पर, लेकिन देखिए फिर हिंदू मुसलमान लौट के आ गया। क्यों भाई ऐसा? देखिए, मायावती जी ने इसकी शुरुआत करके बीजेपी को एक बैठे बैठाए प्रतिक्रिया का मौका दे दिया था। अगर कहीं ये उल्टा होता, भाजपा ने शुरुआत की होती इसकी, तो अब तक न जाने कितने स्लीपिंग मॉड्यूल इस्तीफा दे दिए होते, अपना अवार्ड वापस कर दिए होते और बहुत बड़ा बवाल मचता। मगर इसकी शुरुआत जब मायावती जी ने की, तो इस क्रिया की प्रतिक्रिया में मोदी जी ने, योगी जी ने बात की और इसका अच्छा खासा समापन हमारे आजम खां साहब ने कर दिया। मैं तो उस संस्कृति का पोषक हूं जहां आज भी कहते हैं कि एकम सद विपरम बहुधा बदंती, सच एक है, ईश्वर एक है, विद्वान लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। तो कोई आपत्ति नहीं है, मगर ये संविधान के विरुद्ध है कि धर्म की बात वोट लेने के लिए की जाए, पॉलिटिक्स में की जाए, और यह संस्कृति के भी विरुद्ध है, केवल संविधान के विरुद्ध नहीं है। इसका इलाज क्या है? हमारे नेता तो देखिए सुधरने से रहे, हम क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि चुनाव आयोग तो कोई ऐसी
कठोर कार्रवाई करता नहीं, नोटिस दे देते हैं, जवाब मिल जाता है, बहुत गुस्सा हुआ तो एफआईआर हो जाती है और चुनाव खत्म होते एफआईआर कैंसिल। कोई कार्रवाई तो होती नहीं। जनता और नेताओं पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। जनता 1200 वर्षों से ये जिहाद झेलती आई है, मारकाट सहती आई है, गुलामी झेलती आई है और बड़ी नहीं, आपने देखिए एक इंपॉर्टेंट बात की, एक सेकंड रुकिएगा, तो जब 1200 वर्षों में नहीं एक हुई, एक सेकंड तो ये धर्म की बात करने से कहां से हो जाएगी? ये जिहाद और मारकाट की बात कहां से बीच में ले आए आप? कहां से ले आई जिहाद की बात? कौन सा जिहाद हो रहा है? बताया ब्रजेश जी, कौन सा जिहाद हो रहा है? आप तो जबरदस्ती की बात पैदा कर रहे हैं। ब्रजेश, अरे कौन सा जिहाद हो रहा है? हमारे देश की कौन सा जिहाद हो रहा है? हमारे देश की जनता 1001 से जब महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण किया तब से जिहाद झेल रही है। आप क्या समझ रहे हैं? मैं गलत कह रहा हूं क्या? इतिहास बताता है कि 1200 वर्षों की गुलामी, जिहाद। अच्छा एक बात बताओ सिन्हा जी, अभी हिंदू खतरे में है क्या? जब एक नहीं हो पाई अभी हिंदू खतरे में है तो नेता ये अली और बजरंग बली का एक कर देंगे? नहीं, अभी हिंदू खतरे में तो नहीं है। नहीं कर सकते ये। अभी हिंदू खतरे में है या नहीं है? मैं कह रहा हूं कि हिंदू 1200 वर्षों से खतरे में है, आज से नहीं है। और सब लोगों ने उसे ऐसा बना रखा है। रविदास मेहता जी देखिए 300-400, देखिए सिन्हा जी कह रहे हैं हिंदू खतरे में है, 5 साल से ये हुकूमत की है और अब बता रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। बताइए भाई रविदास जी, रविदास जी बोलिए, जरा सांस लेने लायक हुए जी। ब्रजेश जी देखिए, मुख्य बात यह है कि 5 साल पहले चुनाव हुए थे लोकसभा के और उस समय जनता से कुछ वादे किए गए थे और उन वादों को पूरा नहीं किया गया है और उन मुद्दों से ये जनता का ध्यान बांटने का प्रयास है। आज नौजवान ये कह रहा है कि हमको रोजगार नहीं मिला। आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, हमको रोजगार नहीं मिला। कहाँ है काला धन? कहाँ नोटबंदी आपसे की, उससे क्या लाभ हुआ? जीएसटी से व्यापारी परेशान है। कहाँ है जन लोकपाल बिल? कहाँ है स्मार्ट सिटी? तो सर ये बात तब अच्छी लगती ना जब जिस मंच से मायावती मुसलमानों को एक हो जाने को कह रही थी, उस मंच पर अखिलेश यादव भी खड़े थे, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। ये बात आपके मुंह से तब अच्छी लगती जब आप इस मायावती का विरोध किए होते। ब्रजेश टूट जाता। हाँ ब्रजेश जी, उन्होंने तो कान में फूंक करके बोलवाया था। नारा है ना कोई हमारा वोट घटे और ना कोई वोट बटे। उन्होंने उसी तहत में मायावती जी ने कहा कि हमारा वोट ना कोई घटे, आपकी कोई वोट की ठेकेदारी है? फला जाति फला धर्म आप वोट करेगा, कोई ठेकेदारी है आपकी? कोई ठेका लिया है आपने कि कौन जात आपको वोट करेगी? आपको कैसे पता कि ये कम्युनिटी आपको वोट करती है? देखिए हम लोगों ने ये कहा है कि जो गैर भाजपाई वोट हैं उन वोटों का बंटवारा ना होने पाए। और कौन से गैर भाजपाई वोट हैं सर, खुलकर बताओ। वाह, देखिए आप करो तो मुख्य बात ये है सेकुलरिज्म है और बीजेपी करे तो ध्रुवीकरण है। चुनाव आयोग ये 2 डिफिनीशन नहीं हो सकती। डेफिनीशन एक होगी। जो मायावती के लिए गलत है वो मेनका गांधी के लिए भी गलत है। आपने ब्रजेश जी जो 8 लोगों से आपने बात करी, हम चुपचाप सुन रहे थे ना। आज लड़ाई जो है वो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के झूठ और जनता के बीच, सच के बीच में है। आज तानाशाही और लड़ाई लोकशाही के बीच में। इसी विषय पर वोट मांगो। आपका मुद्दा ये होना चाहिए, आपका मुद्दा हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। मैं इस बात पर फोकस कर रहा हूं। आप केंद्र सरकार की नाकामियों पे वोट मांगो, स्वागत आपका, लेकिन कृपया हिंदू मुसलमान पे वोट मत मांगो। नहीं बिल्कुल, हम लोग यही चाहते हैं कि वोट मिलेगा कैसे? सरकार की वादा खिलाफी हमेशा से ये किया है, हिंदुओं का दोहन किया, मुसलमानों का बीच में मत बोलिए। लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, करप्शन ओके डीआर साहू साहब किसान परेशान है, ओके मेहरोत्रा जी परेशान है, मेहरोत्रा जी प्लीज वोट मांगा जाए। ओके मेहरोत्रा जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग आप देख रहे हैं जी, उन्नाव में आज आपने पकड़ा है, लेकिन जो है साक्षी महाराज इससे पहले अरे देख लो कहीं साक्षी महाराज आपको श्राप न दे दें। अगर वोट एक सेकंड रुकिएगा, साक्षी महाराज आपको श्राप दे सकते हैं, सोच समझ के बोलना उनके खिलाफ। ऑलराइट डीआर साहू साहब, साहू जी थैंक यू। कहीं आज नहीं है, आपको मालूम है कि शांत हो जाइए मेहरोत्रा जी प्लीज, पहले कहा कि पर्याप्त समय मैंने आपको दिया है, रिक्वेस्ट प्लीज।
अब भगवान की जाति अरे 2012 से 17 ये भी विधायक रहे। और साहू साहब, मुख्य बात साहू यह साहब, है हिंदू खतरे में है कि आयोग मुसलमान? पर इस पर आज सोचना क्लियर पड़ेगा। करो जरा, बताओ कौन खतरे में है? मुझे तो लगता है कि ये नेता खतरे में है। देखिए, ये बात आप सही कह रहे हैं। चुनाव के समय में ये जो एक माहौल आप देख रहे हैं, हमको लगता है कि पहले जाति की गठबंधन जो है उन लोगों ने कर लिया है, वो एक खतरा है उनके लिए, और जाति की समीकरण के आधार पर चीज़ें आ गई है। और उसके साथ साथ कांग्रेस जो मजबूती से उत्तर प्रदेश में आ रही है, उससे भी उन लोगों को परेशानी है। तो उसके साथ साथ आपने देखा होगा, जो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि जो मुद्दे हैं वो गैर मुद्दे हो गए, और जो गैर मुद्दे वो मुद्दे हो रहे हैं। साथ ही साथ जहां आप जाना चाहते हैं, संसद में जाना चाहते हैं, तो संसद में जाने के लिए उस संविधान की जो भी नियम है उसको हम लोग ध्यान दें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आज की तारीख में जो क्रेडिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की, वो एक महत्वपूर्ण विश्वसनीयता खो रहे हैं। ये बहुत एक बड़ी चुनौती की बात है, बड़ी तनाव की बात है, क्योंकि बहुत सारे चुनाव की जो आयोग है, उस तरह की जो इलेक्शन कमीशन नेताओं की ये हरकत ना लोकतंत्र में दीमक की तरह है। बिल्कुल, ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को धीरे धीरे खा रहे हैं, और जिनके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं, संसदीय लोकतंत्र को बचाएं, उनकी कार्रवाई निष्प्रभावी है। बिल्कुल। अगर प्रभावी कार्रवाई होती तो शायद हमारे नेता ऐसा कहने का जोखिम ही नहीं उठाते। हाँ, सब तो टेकन फॉर ग्रांटेड है, सब न हिंदू खतरे में, न मुसलमान खतरे में, ये नेता खतरे में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ऑलराइट, वीरेंद्र सिंह भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र, ये क्या है भाई, चुनाव आते ही फिर वही वापस हिंदू मुसलमान? ये मुद्दों को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे थे, मुद्दे तो कुछ हवा में दिख नहीं रहे हैं। सारे मुद्दे तो वही आ रहे हैं कि साहब जीतना है तो हिंदू मुसलमान करना है। बिल्कुल, देखिए देश में बातें विकास की बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन विकास कहीं दिखता नहीं है। तो लोग कहते हैं कि धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर मामला बनाओ। अली और बजरंग बली को लेकर जिस तरह के बयान हो रहे हैं, पहले किसी ने कहा कि दलित थे, फिर किसी ने कहा कि ओबीसी थे, किसी ने कहा मुस्लिम थे। अपने यहाँ लखनऊ में MLC हैं, उन्होंने हनुमान चालीसा भी याद कर लिया, तमाम सारा उन्होंने हवन ववन कर डाला, पाठ करा दिया। तो ये सियासत में इस देश में इससे भला होगा या विकास से, उद्योग से, नौकरी से, रोजगार से, सड़क से, बिजली से, पानी से, इससे भला होगा? अब पता नहीं क्या है कि जिनको वोट देना है, देश की जनता को भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और इसी में बहस भी चलती है। लेकिन जो पिछले देखिए 8 सीटों पर चुनाव हुआ, वो 8 सीटों पर कोई ध्रुवीकरण नहीं हो पाया है। ये बात लोग अच्छी तरह से जान लें। ना हिंदू हुआ है, ना मुसलमान हुआ है, लोगों ने स्वतंत्रता पूर्वक वोट दिया है। अब आने वाली 8 सीटों पर फिर चुनाव होगा 18 तारीख को, तो लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन समझ में ये नहीं आता ब्रजेश जी कि महीनों से भगवान के इतने नाम, इतनी जात, इतने धर्म बताए जा रहे हैं, पता नहीं भगवान ऊपर बैठ के कब तक चुप रहेंगे, बोल नहीं रहे हैं कि आके बोले कि भाई हमारा इतना इस्तेमाल हो रहा है, हमारी सच्चाई ये है, ये नहीं है। हमारे देश की जो विडंबना है उस पर चर्चा क्यों नहीं होती? गंदी राजनीति का ही तो आज परिणाम है। हाँ। कि 20 रुपए एक बोतल पानी का दाम है। जो महंगाई है उस पर चर्चा नहीं होती, उस पर चर्चा होनी चाहिए ना। लेकिन समस्या ये है कि जिनको हम चुनते हैं वही बाद में हमें ढूंढते हैं। वो जब बहुमत पा जाते हैं तो कहते हैं सवाल ना पूछो, और तुम कौन होते हो सवाल पूछने वाले? जी वीरेंद्र जी, संजीव मिश्रा भी बैठे हैं, बंसल जी भी हैं। धार्मिक मुद्दा है अगर, तो बजरंग बली के साथ साथ भगवान राम की भी चिंता कर ले, थोड़ा उनके लिए भी कुछ इंतजाम करें। सरकारें तो कई बनी, मंदिर पर भी बात कर ले। देखिए ऐसा है कि जब कोई चीज सियासत में निष्प्रयोग हो जाती है तो उसको छोड़कर नई चीजें लाई जाती हैं। एक बार एक मुसाफिर था ब्रजेश जी, बहुत प्यासा था, तो एक मोहल्ले से गुजरा, तो एक बच्चा बाहर खेल रहा था, तो उसने कहा कि बच्चा बेटा क्या पानी मिलेगा पीने को? तो बेटे ने कहा कि लस्सी पियोगे? तो उसने कहा हाँ हाँ। तो लड़का जो है लस्सी ले आया और मुसाफिर 4-5 गिलास लस्सी, 4-5 लोटा लस्सी पी गया लोटे में। तो बाद में जब पेट भर गया तो उसने कहा ये बताओ बेटा, तुम्हारे घर में कोई लस्सी नहीं पीता क्या? तो लड़के ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, आज असल में लस्सी में चूहा गिर गया था, उसी में मर गया।
तो इसीलिए आपको दे दिया। अब मुसाफिर गुस्से में उठा के लोटा पटक दिया, बच्चा फिर चिल्लाया कि मम्मी देखो इन्होंने लोटा पटक दिया, अब हम लोग जो है बाहर शौचालय कैसे जाएंगे, लोटा खराब हो टूट गया। तो किसी के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाए और सब कुछ देखकर से आप भी खोज कर लाते हो वीरेंद्र जी? सब कुछ देखिए, सियासत में ऐसे ही लस्सी पियाया जा रहा है और जनता जब जानती है तो कहती है लोटा तोड़ देंगे, पटक देंगे, फोड़ देंगे। हाँ। क्या फर्क है? जब लस्सी पेट के अंदर चली गई, चूहा मार। हाँ। देखिए, अच्छा तो आज का साहित्य पेश करिए, फिर ब्रेक लिया चार जाए। लाइन कहूंगा। हाँ, ये पता नहीं अशोक सिन्हा जी क्यों जिहाद कर रहे हैं। हाँ बताएं, आप अपना साहित्य पेश करें। इन्होंने लस्सी पी ली है। हाँ। रोशनी का कुछ ना कुछ इम्कान होना चाहिए और बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। और जो अनपढ़ हैं, चलो हैवान है तो ठीक है, हम पढ़े लिखों को तो इंसान होना चाहिए। और हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखे हो माथे पे, आपके सीने पर तो बस हिंदुस्तान होना चाहिए। वाह, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बात आपने कही। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना चाह रहे हैं, ब्रेक के फौरन उस पार चर्चा करेंगे कि ऐन चुनाव के वक्त इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर हमारे नेता क्यों चर्चा करते हैं, क्यों आपको मुद्दों से बरगलाते हैं और आपको क्या करना चाहिए और वोट देते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या याद रखना चाहिए वोट डालने से पहले, इस बारे में चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। चुनाव के पहले हमारे नेता जनता के मुद्दों को छोड़कर, जन सरोकार के मसलों को छोड़कर, शिक्षा, बेरोजगारी, काम धंधा, कृषि पर बात न करके हिंदू मुसलमान पर बात क्यों करते हैं और ये मुद्दा नेताओं को क्यों भाता है? आखिर जनता इन भावनाओं के आधार पर वोट क्यों करती है? और 5 साल बाद जब सरकारों से उनके काम का हिसाब, विपक्ष से उनके मुद्दे पूछे जाने चाहिए, तब वो हिंदू और मुसलमान करते हैं। आखिर ये किस तरह की मानसिकता है और ऐसी मानसिकता को बढ़ावा क्यों मिल रहा है? और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता मौजूद हैं संजीव ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अली और बजरंग बली करने की वजह क्या है और इस तरह के सेंटिमेंट्स को क्यों उभारना चाहते हैं? 5 साल के अपने सरकार के कामकाज का हिसाब दो भाई, आप अली बजरंग बली क्यों कर रहे हो? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। हमने तो कभी 5 साल का अपना हिसाब कभी शुरुआत ही नहीं की और हमने जो अपना 5 साल का हिसाब है वो जनता तक पहुंचाया है। अब 2-3 चीजें मेरे को और रख लेने दीजिए। समाजवादी पार्टी के विधायक जी बैठे हैं, ये विधायक थे 12 से 17 तक, 2012 से 2017 ये मंत्री भी रहे और 2012 का समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो उठा लीजिए। इन्होंने कहा था मुसलमानों को आरक्षण देंगे। ये क्या मुसलमानों को 5 साल में आरक्षण दे पाए? लेकिन देखिए, सवाल इस बात का है कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा धोखा दिया तो समाजवादी पार्टी ने दिया और यहाँ विधायक जी बैठ करके बड़ी बातें कह रहे हैं। पर आप तो मुसलमानों को धमका रहे हो। अब आजकल धमका रहे हो। सवाल ही नहीं पैदा होता, हम ही तो काम कर रहे हैं। हाँ, तुम मुसलमानों के लिए अगर भलाई का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। अब आ जाइए, अब आज के ऊपर आ जाइए। राहुल गांधी जी ने आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की। नहीं, क्या कर लेंगे आप मल्होत्रा जी? इस तरह क्यों धमका रहे हैं? नहीं, क्या कर लेंगे आप? वादा खिलाफी करने का नहीं, क्या कर लेंगे आप? क्या कह रहे हैं? मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। क्या कह रहे हैं? क्या कर लेंगे आप? मल्होत्रा जी क्या कर लेंगे? क्या कह रहे हैं? फिर बताइए, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात। धोखा दिया आपने मुसलमानों को और आपने नहीं, समाजवादी पार्टी ने धोखा दिया। तो आपने 5 साल ये मुसलमानों को आरक्षण देने वाले लोग, बड़े चैनल पे बैठ के झूठ बोलने वाले लोग, ये जान लेना कि अभी 6 चरणों का चुनाव है और ये मुसलमानों को धोखा देना ये पूरे गठबंधन को महंगा पड़ेगा। आज मायावती को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी? इसीलिए जरूरत पड़ी कि उस समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने मुसलमानों को धोखा दिया। बोलने दें उनको, बोले। जो वादे किए उसे पूरा करने का काम किया। अरे मुसलमानों को आरक्षण देने की जो बात कही थी उस पर बताओ। अखिलेश यादव से बात करके बता दो। 5 साल तक झूठ बोलते रहे मुसलमानों से, वो भी बताओ। आप तो
मुसलमानों को सबसे बड़ा धोखा दिया तो आप जैसे विधायकों ने दिया, जो मंत्री भी बने, जिन्होंने कोई भी काम नहीं किया। पर्सनल आरोप लगा नहीं, देखिए बहुत साफ बात है, मंत्री भी तो रहे, ये विधायक भी रहे, ये कैबिनेट से करा सकते थे, ये मुसलमानों का कुछ तो भला करा आप मेहरोत्रा जी से ऐसे नहीं कह सकते। नहीं, इन्होंने मुसलमानों के साथ देखिए धोखा किया है। समाजवादी पार्टी ने, आपका बड़ा चैनल है, लाखों दर्शक और लाखों मुसलमान भी देख रहे होंगे, उनको पता होना चाहिए कि ये सब लोग विधायक बन करके मंत्री भी बने, लेकिन किसी ने भी मुसलमानों का भला नहीं किया। अरे बड़ा आपको बहुत आप हाँ, हमने किया, राज्यसभा में ट्रिपल तलाक भी लाएंगे। हिंदू मुसलमान करने का काम मत करिए, ये आप करते हैं 2012 से करके। ओके, ऑल राइट असीम वकार, ऑल राइट मेहरोत्रा जी प्लीज। आता हूँ मेहरोत्रा जी आता हूँ आपके पास। तसल्ली रखिए, मेरे पास तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए, तसल्ली रखिए। ओके मेहरोत्रा जी प्लीज, मेहरोत्रा जी प्लीज। गायत्री प्रजापति से पूछिए, शांत हो जाइए। ऑल राइट असीम वकार, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। गायत्री प्रजापति से एक सेकंड रुकिएगा। सवाल पूछती है मेहरोत्रा जी, आप एक सीनियर लीडर हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं, कृपया दूसरों को भी बोलने का अवसर प्रदान करें, कृपया शांत हो जाए। असीम वकार, ये अशोक सिन्हा जी कौन से जिहाद और मारकाट की बात कर रहे हैं? 1000 साल पीछे ले गए ये तो। ये गुस्से में इसलिए है कि इन्हीं ने वीरेंद्र जी वाला लस्सी पी ली है और ये 5 लोटा पी ली। देखिए इनका चेहरा जो है वो घबरा गया बहुत, ये लस्सी पी ली है। नहीं, ऐसे आप पर्सनल आरोप मत लगाओ, नहीं आप अपना मुद्दे पे बात करो। वीरेंद्र जी वाली उनके लस्सी मुद्दे का जवाब मुद्दे से दो। सर लस्सी में कौन सा ये अशोक सिन्हा पर आप पर्सनल आरोप मत लगाओ, बदतमीजी की बातें कर रहे हैं। पर्सनल आरोप मत लस्सी वाला, लस्सी मैं पिला रहा हूँ, लस्सी ये बदतमीजी की बातें क्या कर रहे हैं? लस्सी मतलब बदतमीजी हो गई, लस्सी पिला रहा हूँ, लस्सी बदतमीजी हो गई। अरे 2 लोटा आप भी पी चुके हैं, आपने भी पिए 2 लोटा और इन्होंने भी पिए। बात करो नहीं, आप लोग कौन सी लस्सी की बात की उसने? आप लोगों ने वीरेंद्र भाई वाली लस्सी की है। नहीं, कैसी बात है? शर्म आनी चाहिए कम से कम यार। अरे मुद्दे पर बात करिए भाई। वरिष्ठ व्यक्ति को इस तरह की क्या है बात कि एक मुद्दे पर बात करिए। अरे सर लस्सी पी नहीं ने, मुद्दे पर बात करिए। जबरदस्ती बदतमीजी करते हैं। कौन से जिहाद मारपीट एक वरिष्ठ व्यक्ति के साथ में, अरे वो कौन से जिहाद और मारकाट की बात कर रहे हैं? तो इसी बात का देखिए, मुझे पता कम से कम आपने अपनी उम्र और उनकी उम्र तो देखी होती। बंसल जी ने पी रखी है, बंसल जी ने पी रखी लस्सी, ये 3 लोटा ये भी पिए हुए, ये भी गुस्सा आ रहे हैं। ये बेहुदे लोग हैं, बदतमीज लोग हैं। अच्छा, आप बड़े शरीफ आदमी, शरीफ जी, इनको समझा लीजिए। आप शरीफ आदमी हैं। मैं ऐसे बदतमीजों के साथ डिबेट नहीं करता। तो उठ के चले जाइए। इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं ये। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? अल्लाह अकबर का नाम लेते हैं और गलत से कर देते हैं। ये क्या डिबेट को डिटेल करने की कोशिश कर रही है? लस्सी डिबेट का भी गला घोटना चाहते हैं। आप बात करो कि भाई विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए, ये हिंदू मुसलमान की स्टोरी कहां से आ गई? लस्सी पी के आ गए। कैसी बातें आप कर रहे हो? आपसे मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ। बंसल जी ये हमेशा जीते ही मुसलमान के नाम पे हैं। ये जो है गला काट के जीते रहे हैं हमेशा से। क्या शक है? बदतमीज कहेंगे। लस्सी देखिए निकल रही है, शर्म आनी चाहिए कम से कम इतने बुजुर्ग आदमी को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। देखिए लस्सी निकल रही है, अभी और निकलेगी लस्सी। ओके ऑल राइट लस्सी भी क्या है? लस्सी भी इन लोगों ने सब। बहस को डिरेल मत करिए, बहस को डिरेल मत करिए भाई। देखिए शर्म करो विकास के नाम पर, आधार पर। 10 सेकंड, कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं? डोंट नहीं, एक पर्सनल मत हो यहाँ। ब्रजेश जी इनको माफी मांगनी पड़ेगी। ऑल राइट विनोद बंसल जी इनको माफी मांगनी पड़ेगी। मैं डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। सॉरी, 10 सेकंड रुकिएगा। नहीं, गलत बात है ये। 1 सेकंड गलत बात है। बंसल जी व्यक्ति का सम्मान नहीं करते डिबेट में। ये किस तरह की बात कर रही है? 1 मिनट रुक जाइए। हाँ बंसल जी बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? ब्रजेश जी नो, सॉरी, मैं डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ऐसे बदतमीजों को माफी मंगवाइए। क्या हो गया? इस बात भाषा का प्रयोग कर रही है। क्या कह दिया भैया आपकी शान में? वो कह रहे हैं जिहाद की बात कर रहे हैं, फालतू की बात क्या नहीं कह दिया तुमने? फालतू की बात कर रहे हैं, जिहाद कर रहे हैं। अरे आप खलफसा डाल दिया अल्लाह के नाम पर अल्लाह के नाम पर बात कर रहे करते हो और हिंदुओं का सम्मान करते हो। आप जनता बैठ करके उम्र का नाजायज फायदा ना उठाइए बैठ करके यहाँ फालतू में लोगों को जो है बांटने का काम कर रहे हैं, हिंदू को बांटने की बात कर रहे हैं। माफी मांगो। अरे आपको माफी मांगना चाहिए। माफी मांगो। अशोक सिन्हा जी को माफी मांगना चाहिए। डिबेट पे बैठ करके टीवी पे बैठ के जिहाद की बात करते हैं। शर्म आना चाहिए उनको, अपनी उम्र का लिहाज रखना चाहिए। बदतमीजी वो करते हैं, जिहाद की बात वो करते हैं, मारकाट की बात वो करते हैं। दिमाग खराब हो गया है। जिहाद के नाम 60 साल के बाद दिमाग खराब हो गया है। सब लोग रुकिए। दिमाग खराब हो गया है। आप लोगों ने आप लोग घबरा गए हैं। प्लीज शांत। अरे अशोक सिन्हा जी ये क्या चलाओगे आप? अशोक सिन्हा जी ये क्यों? 1 सेकंड रुकिएगा। अशोक सिन्हा जी ये डिबेट में क्या झगड़ा लगा दिया आपने? ये कौन से जिहाद की बात आपने कही? नहीं, अशोक सिन्हा जी क्या इतिहास जिहादी है,
ये जिस उन्हें तरह का स्वतंत्र रहने का कोई अधिकार नहीं है कि क्या आपसे ये साहब को बोलने कि दीजिए। इनके पूर्वजों ने क्या जिहाद किया था? एक सेकंड, एक सेकंड, करके 1757 तक की लड़ाई पूरे भारत के लोग लड़ते रहे, इन्होंने मुसलमान तबाह बर्बाद हो गया, नहीं कह रहे हैं, सारी चीजें खत्म हो गई। आप कह रहे जिहाद जिहाद, कौन सा जिहाद कर रहे हैं? कौन सा हिंदू खतरे में? कोई खतरे में नहीं है, आपकी मानसिकता खतरे में है। गोडसे की मानसिकता को नकारा जा रहा है, ये है बात। इस बात को आप यहाँ का दलित समझ गया, पिछड़ा समझ गया, हमारी मानसिकता को कोई खतरा नहीं है, इसलिए आपकी इस बात को जो नकारा जा रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपके पैरों के नीचे सत्ता निकल रही है, प्रभाव ये है बात। ये गलत ये है बात, इस बात को लेकर के आप बेसिक चीज देखिए, जहां कांग्रेस की एक सेकंड रुकिए ना, वो 15 तारीख को एक सेकंड शांत रहिए, शांत रहिए। ओके, अशोक सिन्हा को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। सिन्हा जी बोलिए आप। कौन सा जिहाद शांत करने रहिए बताइए आप? प्लीज शांत कौन रहिए। यहाँ पर अरे शांत रहिए भाई, बोलने दीजिए। अरे भाई चुप हो, चुप हो जाइए। मैंने कहा गिनाऊं क्या जिहाद के नाम आप पर कहिए, कितने लोग आप लोग माफी मांगिए। आप कौन से यहाँ जिहाद कर रहे हैं? अरे आप माफी ने मांगिए। फतवा जारी कर दिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप बताइए, आप प्रभाव पड़ा जिहाद के नाम पर फिर या बजरंग कौन सा बली जिहाद और हो रहा है? बजरंग बली बताइए से क्या आप। प्रभाव पड़ जाएगा? आप भारत सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, आप ये राजनीति हिंदुस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं, कुछ हिंदू मानसिकता मुसलमान के खिलाफ है बोल और रहे इसको हैं। मायावती कौन जी सा ने जिहाद हो रहा है? छेड़ा है। बताइए आप। और इसके आपको आज पहले बताना हमारी पड़ेगा माता कौन सा जी जिहाद हो रहा है। नहीं, क्या कौन कर सा लोगे? जिहाद क्या कर कर लोगे? लोगे? अरे बताना क्या कर पड़ेगा। लोगे? ऐसे लोगों को नफरत फैलाने वालों को जेल में होना है चाहिए। जो हजार साल ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए पहले जो नफरत फैलाए, हिंदू मुसलमान को बांटे। ये दो आंख है, दो आंख में का कौन शांत हो जाओ। मायावती को भिजवाइए। ओके, ऑलराइट। मैं तो कह रहा हूँ जो भी इस तरह की ऑलराइट, हरकत कर रहा है, राजकुमार जी, मायावती को ये भिजवाओ नफरत की जेल। राजनीति क्यों हो रही है भाई? और नफरत ये की इतने राजनीति क्यों? विभाजित है, पता नहीं कौन सा अरे जिहाद मायावती लेकर को के आ जेल गए। भिजवाओ ना पे। एक सेकंड शांत हो जाइए, पानी पीजिए। हाँ बोलिए, नफरत की राजनीति देखिए, राजकुमार जी नफरत क्यों हो की रही है? राजनीति हो रही है क्योंकि इलेक्शन है और वोट पड़ने हैं। जो माहौल हम अभी स्टूडियो में देख रहे हैं, हाँ। इसी का बड़ा रूप आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश और देश भर में, जो और नेता कर रहे हैं। हाँ, मतलब अलग कैसी अलग बात घृणा से इन लोगों के लिए एक दूसरे के बात मन में निकलती है। है, फिर उसकी डिबेट में ऐसी भाषा इस्तेमाल हो एक रही है। क्रिया प्रतिक्रिया लगातार उसी पर चल रहा है। मायावती ने कुछ कहा, योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन का जो आचार संहिता गाइडलाइन है यहाँ पर, या कितने लोग पढ़ते हैं उसको? कोई मुझे नहीं लगता है पढ़ता कोई पढ़ता भी नहीं है। उसमें नंबर 3 पे यही लिखा है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और इस तरह से कोई भी काम जिससे विद्वेष पैदा हो उस पर आप कैंपेन नहीं कर सकते हैं, बहुत कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ये कोई पढ़ता भी नहीं है और सब शुरू करे हैं। और ये एक जो आपने सवाल पूछा ब्रजेश जी, 1 मिनट लूँगा, कि ये क्यों? जब मंडल कमीशन आया था उसके बाद देखिए कमंडल कितना तेज राम जन्मभूमि मूवमेंट चला। इधर उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है कि सपा बसपा मिली, उसके बाद से फिर हिंदू मुस्लिम तो होना ही था, क्योंकि जो दूसरे लोग हैं जब तक उनको डिवीजन नहीं होगा तब तक इस तरह के मैदान में लड़ाई नहीं होगी। तो ये एक बड़ा कारण है और ये दिनों दिन आगे 6 राउंड तक आप देखिए इसको बढ़ते ही चला जाना है। और चुनाव आयोग मुझे लगता है नोटिस जारी करने के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा और नेता अपनी बात इसी तरह से ओके, प्रभाकर पांडे जी, ये नफरत की राजनीति क्यों हो रही है? हमें तो मुद्दों पर बात करनी चाहिए। विपक्ष को ये बताना चाहिए कि उनके पास विकास का क्या एजेंडा है, देश की किस्मत बदलने का क्या एजेंडा है, और सरकार से उसकी उपलब्धियों पर बात होनी चाहिए, या नाकामियों पर चर्चा विपक्ष कर सकता है। लेकिन हम किस दौर पर हैं और किस तरह नफरत की बात कर रहे हैं? डिबेट में हम इकट्ठा नहीं रह सकते। मिश्रा जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि जिसको जिस कार्य में, जिस अपने बात में, जिस बात को कहने में पहली बात की मज़ा आ जाए और दूसरी बात कि उसका स्वार्थ दिखे, इसमें कहीं कुछ नहीं है। ये किसके लिए बोल रहे हो? सिन्हा जी के लिए कह रहे हो? नहीं, बोलने वाले नेता भी जान रहे हैं, ओके, जनता भी जान रही है कि 21 आकाशवाणी सिर की उद्घोषणा हो रही है, ओके, सब जनता समझती है। ये समझ रहे हैं कि मैं कहूँगा कि तुम्हारे अली तो मेरे बजरंग बली। हमको बड़ा क्षोभ हुआ कि योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं कि आदित्यनाथ योगी हैं। अरे योगी का मतलब है क्या कहते हैं उसको? आत्मसत्वता, मतलब आत्मसात करने का नाम है योगी। योगी आदित्यनाथ, उपनाम बाद में लिखा आता है। आदित्यनाथ योगी होते तो हम समझे कोनो की उपनाम है, कोई होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ उस योग की प्रवरता, शिखरता, जसता का एक महिमा है।
यह व्यक्ति ये कहें कि उनके अली हमारे बजरंग बली है। जी, सुश्री बहन कुमारी मायावती जी क्या कर रही हैं? हाँ, ऐसा है कि नागनाथ हो सांपनाथ, ये अच्छा, कांग्रेस कह रही कि मायावती सांपनाथ। सुनिए, और क्या बात कर रहे हैं आप? सुनिए, नहीं सुनिए, श्योर, अरे मायावती सांप कहते हो? सबसे सांप को गले में लगा के बैठ रहे थे। नहीं सुनिए बंसा साहब, क्षमा, आपको सुनूंगा मैं, हमको पहले सुन लीजिए, क्योंकि बड़ा मर्मज्ञ हैं आप, 20 हिंदू परिषद में अकेले हैं आप, इसलिए आपको सलाम करता हूँ। अरे क्या चाहते हो, बंसल जी को कांग्रेस ले जाओगे क्या? मिश्रा जी सुने, आदरणीय आप सुनिए। नेहरू जी ने तो कहा था कि आई एम हिंदू बाय एक्सीडेंट, क्यों कहा था? शुरुआत तो नेहरू सिन्हा साहब सुने, आपके जो जहाज डूब चुका, नहीं सुने, आपके संघ विचारकता को मैं नमन करता हूँ, थोड़ा सा हमें सुन लें, क्षमा मांगते हुए। मिश्रा जी एक लाइन खाली बोलूंगा। क्या कहा मोदी जी ने? आज बात हो रही है कर्म, वचन और कर्म, कर्म खत्म हो गया, मन की बात खत्म हो गई, मन। अब मैं वाणी पे आ रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? अरे राहुल जी ने क्या कहा वो समझो पहले। अरे मेरी वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हुए जा रहे हैं। मिश्रा जी आप, सुप्रीम कोर्ट मिश्रा जी आप मिश्रा जी मिश्रा जी आप मिश्रा जी सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए, मिश्रा जी सुनिए, राहुल गांधी को क्यों नहीं सुनिए, मिश्रा जी आज सुनिए भाई, मिश्रा जी आप बीजेपी ऊपर हो गए, मिश्रा जी आप प्रधानमंत्री जी के लिए क्या क्या कह रहे हैं उनको आप, अरे आप बीजेपी के प्रवक्ता नहीं हैं, आप भारतीय डाटा पार्टी के प्रवक्ता हैं, सावधान रहिएगा। आप कहाँ के प्रवक्ता है, जो नहीं महबूबा मुफ्ती सहेली थी ना आपकी, सखी थी ना, सरकार बनाए। मेरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में पहले मैं, अरे एक सेकंड, अरे सुनिए भाई, तो आपके पास जनता ही नहीं है। अरे मेरी बात सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, एक सेकंड इधर मिश्रा जी सुनिए, मिश्रा जी एक बीच में आपके प्रवचन की जरूरत नहीं है, नहीं मोदी जी के लिए अरे अरे भाई अशोक जी, नहीं आपके प्रधानमंत्री, शांत हो जाइए, जब आपके संजू प्लीज, ऑल राइट 10 साल जिस तरीके से भ्रष्टाचार, ऑल राइट, रविदास मेहरोत्रा जी, नफरत की राजनीति करने वालों को क्या किया जाए? मेहरोत्रा जी बोलिए। नहीं मिश्रा जी हमको बोलने दीजिए। पाणे जी प्लीज, अरे मिश्रा जी जब इनके पीएम बोलते हैं तो इनके नहीं आपके भी पीएम है, नहीं सुनिए, इनके नहीं आपके भी पीएम है, पूरे हिंदुस्तान के पीएम। अरे अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार राजतंत्र के पुरोधा, प्रजातंत्र के नहीं, राजतंत्र के पुरोधा मोदी जी, प्रजातंत्र के नहीं मिश्रा जी। अब की बार मोदी सरकार, बोलिए आप, भाजपा सरकार नहीं। ओके पांडे जी आप कोऑपरेट करिए, आप बोलिए भाई मेहरोत्रा जी, नफरत की राजनीति क्यों? देखिए अपनी बात कहने से पहले एक शायरी कह रहा हूं, हिंदू मुस्लिम एकता का ऐलान हम कर जाएंगे, नफरत के सौदागर सारे सदमे से मर जाएंगे। तो जो कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाए, उनके 5 साल का जनता हिसाब ना पूछे, लोग ये ना पूछे कि विजय माल्या कैसे भाग गया, नीरव मोदी कैसे भाग गया, मोदी कैसे भाग गया, और जो है लगातार साहू जी लोकपाल बिल पेश इस तरह के नफरत की राजनीति को हम कैसे खत्म करें सर? आप कोई तरीका बताओ, पब्लिक अवेयरनेस में क्या किया जाना चाहिए? जनता का ध्यान, पब्लिक अवेयरनेस का क्या तरीका होना चाहिए? बोलिए चाहते हैं साहू जी, बोलिए। जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांट दिया जाए, हम लोग ये चाहते हैं। बोलिए आप साहू जी। औजार है इस तरह मेहरोत्रा जी चुप हो जाइए। एक औजार की तरह इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसको केवल एक नागरिक हम लोग जो मिल के कर सकते हैं, वो है कि चुप्पी की संस्कृति को खत्म करे और एक आवाज की संस्कृति में आ जाए, तो ये लोग सारे लोग अपने आप स्तर में गिर जाएंगे। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये होना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस के लिए हमें कुछ करना चाहिए, जनता को खुद समझना चाहिए कि उसके वास्तविक मुद्दे क्या हैं। अब आने वाले समय में आप देखते रहिए कि सिटीजन्स जो है किस तरह से आगे आ रहे हैं, और खास तौर पे जो ये नए वोटर्स है, जो यूथ है, ये हमको लगता है सबसे महत्वपूर्ण प्रभावशाली चुनाव के लिए महत्वपूर्ण उनके रहेगा कि यंग वोटर्स और नए वोटर्स लगभग 80 से 85 हज़ार हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। हमको लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण बात होगी, और उत्तर प्रदेश ही 2019 के चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण एक परीक्षण, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में होगा। अशोक सिन्हा जी कौन से जिहाद की बात कर रहे थे, थोड़ा क्लियर करो आप।
मैंने कह दिया कि जो पीढ़ी इतिहास भूल जाती है वो स्वतंत्र रहने के लायक नहीं रहती। सुन लिया आप इस देश का इतिहास उठा के देख लीजिए कि न जाने कितने अत्याचार इस भारतीय समाज पे हुए हैं, आक्रमण हुए हैं और अत्याचार हुए हैं, धर्म परिवर्तन हुआ है। जिहाद वाली बात नहीं भारत में समझा जन्म लिए हुए किसी थोड़ा इसको भी समझाइए, जिहाद क्या मजहब धर्म ने कौन सा जिहाद चल रहा है? से निकल करके कोई भी कोई जिहाद चल रहा है? अत्याचार नहीं किया, कोई जिहाद चल रहा है? नहीं छीनी और नहीं कोई साम्राज्यवाद किया, नहीं धर्म परिवर्तन करा। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। ने भी किया है। देश तो दलितों का है, द्रविड़ों का देश है। देश का इतिहास उठा के जो बैठे हुए कब्जेदार है, नहीं सर अब बात अब जवाब दे दीजिए सर। हाँ तो दीजिए ना, बहुत देर से बैठा हुआ। हाँ तो दीजिए ना जवाब। बैठे हुए सिन्हा साहब ये हैं आर्य, और इन्होंने हिंदुस्तान पे कब्जा किया, 7 अंग्रेजों के भारतवर्ष पे कब्जा किया इन्होंने, दलितों के देश पे कब्जा किया, ये आर्य हैं और आर्यों ने देश पे कब्जा किया। कैसी भाषा बोलते हैं आप? आर्य हिंदुस्तान का मूल निवासी है। नहीं सर, दलित हैं, द्रविड़ हैं, और ये सिन्हा जी हैं, इन्हीं ने देश पे कब्जा किया, इन्हीं ने हमला किया देश पर और दलितों पे कब्जा कर लिया। ये आर्य हैं। कैसी भाषा बोलते हो? कैसी भाषा? ये आर्य सर, इन्होंने कब्जा किया देश पर। ऐसे ही हमले होते हैं। ओके हाँ, सिन्हा जी जवाब देंगे। ये गुलाम रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन डर के मारे किए हैं। अभी तो हमको कब्जेदार बता रहे थे, ये एक लाइन में दी हो, ये गुलाम कर दिया इन्होंने हमको। भारतीय जनता आपने एक लाइन हमने इन्होंने गुलाम कर दिया हमको। जिहाद नहीं कह रहे थे हमको ये, अब देखिए पलट गई, हम गुलाम हो गए। सर इनकी कोई आइडियोलॉजी है? ये नॉनसेंस लोग हैं, ये कोई सेंस नहीं इनके पास, कोई सेंस नहीं सर इनके पास। नहीं सर, ये लस्सी पिए हुए हैं। हमारे ही भाई बंधु बंसल जी ने भी लस्सी पी बंसल जी कोई जिहाद चल रहा है क्या? बंसल जी कोई जिहाद चल रहा है क्या? वो भी आ रहे हैं। एक सेकंड रुकिए ना, बंसल जी आपका नाम बंसल नहीं है ना, तो आप विनोद बंसल नहीं, उनको बोलने दीजिए। बंसल जी भी आ रहे हैं, विनोद बंसल बोलने दीजिए, कब्जा कर शांत रहिए आप। बोलिए बंसल जी। दलितों को दबाया, बंसल जी बोलिए, दलितों पे कब्जा कर लिया। एक सेकंड बोलने दो यार। अरे कोई पूरे भारत के अंदर। ओके बोलिए बंसल जी। पूरे भारत में। अच्छा सुन तो लो उनकी बात, आजाद भारत सुन तो लो पहले उनकी बात। धर्म वर्जन कर दिया। बोलिए 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 बंसल जी बोलिए। जो 5 साल पहले जनता से वादे किए थे, बताइए वो कौन सा वादा पूरा किया है? हाईजैक कर लिया। अरे रविदास जी ये बताइए, अगर थर्ड फ्रंट आ जाता है तो थैंक यू आप लोग झगड़े के मूड में आए हैं। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का इस कार्यक्रम को देखने के लिए। और वोट देते समय ये ध्यान रखें आप कौन हैं, आपके मुद्दे क्या हैं और आपको किन मुद्दों के आधार पर वोट करना चाहिए। वोट हिंदू और मुसलमान नहीं, वोट नया हिंदुस्तान बनाने के लिए करना चाहिए। वोट एक विकसित हिंदुस्तान के लिए होना चाहिए। वोट इस बात के लिए नहीं होना चाहिए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।